हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटी ज़ेटा 24/7। माय नेम इज अनीता शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे हिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है किनशिप, कास्ट एंड क्लास। तो बेसिकली इस वीडियो में हम महाभारत के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर रिकैप करके चलेंगे अपने प्रीवियस चैप्टर को जिसका नाम था किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन, ठीक है। तो देखो, किसी भी हिस्ट्री को जानने के लिए किसी भी, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई पर्सन है, चाहे वो कोई भी XYZ कुछ भी है, हमें उसकी हिस्ट्री को जानना है, मतलब उसके बारे में जानना है। तो उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें उसके पास्ट के बारे में जानना पड़ेगा। अब पास्ट को जानने के लिए कहीं ना कहीं से तो सोर्सेज कलेक्ट करने पड़ेंगे ना। तो ऐसे ही हमें पास्ट को जानने के लिए जो भी हमारे हिस्टोरियन को जो टेक्स्ट बुक मिली वो एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हिस्ट्री को जानने में, ठीक है। तो हिस्टोरियन ऑफन यूज, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, इंपॉर्टेंस ऑफ द टेक्सचुअल ट्रेडिशन। अब इस टेक्सचुअल ट्रेडिशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है कि जब तक हमारे पास कोई रिटर्न प्रूफ नहीं मिलता, कोई रिटर्न यानी कि कुछ भी चीज लिखी हुई नहीं मिलती है, तब तक वो इतनी ज्यादा ना उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, इतनी ज्यादा विश्वसनीय नहीं होती है। फिर तो वो हड़प्पा सिविलाइजेशन की तरह ठीक है कि वो चीज आर्टिफिक्स, मतलब वो चीज जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई के दौरान निकाली, ठीक है, अब वो चीज उसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया था कि ये कितनी पुरानी है, क्या है। तो जस्ट उनको एक अजम्पशन के बेस पर वो पूरा का पूरा जो है वो सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया था। लेकिन जब कोई चीज हमें रिटर्न में मिल जाती है, चाहे वो कुछ भी लिखा हुआ है XYZ उसके बारे में, तो एक कहते हैं ना कि सॉलिड प्रूफ बन जाता है। तो ऐसे ही हमारे हिस्टोरियन को हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में काफी सारे सोर्सेस कलेक्ट करने होते हैं, तब जाकर एक हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में एक ऑथेंटिसिटी उनको मिलती है, ठीक है। तो हिस्टोरियन ऑफन यूज द टेक्सचुअल ट्रेडिशन टू अंडरस्टैंड द चेंजेस ऑफ द। अब हमने क्या देखा प्रीवियस चैप्टर ने, 600 BCE से लेकर के और 600 CE के बीच में ये जितने भी हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस हुए, प्रीवियस चैप्टर में हमने यही तो पढ़ा था ना कि किस तरह से राज्य बनने लगे, राज्य में राजा रूल करने लगे। अब राज्य होंगे तो राजा तो रूल करेंगे, महाजनपद बने, फिर उनका जो है एक राजा होता था तो वो अलग अलग राजा उस पर रूल करने लगे, ठीक है। फिर हमने मौर्य एम्पायर के बना। कहने का मतलब ये कि किस तरह से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे। अब हर कोई राजा ये चाहता है कि उसकी कंट्री, उसका राज्य जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप करे, ठीक है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड राज्य हो, उसका किंगडम हो। तो उसके लिए वो क्या करेगा, एग्रीकल्चर, उसने क्या किया, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना स्टार्ट किया कि जितनी अच्छी एग्रीकल्चर होगी, जितना अच्छा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होगा, उतना ही ज्यादा उसके पास रेवेन्यू आएगा। अब रेवेन्यू आएगा तो उसके पास धीरे धीरे पावर भी बढ़ती चली जाएगी, पॉलिटिकल पावर उसके पास आ जाएगी। अब वो अपनी पावर को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट करके वो किसी ने अपने मिनिस्टर्स को, जो भी उनके एडवाइजर्स होते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा वो काम है, तुम्हारा वो काम, ठीक है। अब किसी को दे दिया तुम्हें टैक्स कलेक्शन करनी है, किसी को दे दिया कि तुम्हें ये काम करना है। अब वो जो धीरे धीरे उनके पास भी जो मिनिस्टर्स होंगे, जिसने राजा ने अपनी पावर को जिसके साथ शेयर किया है, अब धीरे धीरे वो भी तो वेल्दी बनते चले जाएंगे ना। तो इसका क्या होगा, सोसाइटी पर इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। कैसे, सोसाइटी में अब कैटेगरीज बननी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। कैटेगरीज इन द सेंस, अब जो एलीट फैमिली है, जिनके पास पैसा आ रहा है, वो राजा के, ठीक है, अब जैसे राजा के बहुत ज्यादा नजदीक हैं, क्लोज हैं, अब राजा ने उनको पावर दी गई, तुम्हें ये काम करना है। अब वो पावरफुल बन गए तो उनकी कैटेगरी जो है वो धीरे धीरे अलग होती चली जाएगी कंपैरेटिव टू अदर पीपल्स की, ठीक है। अब ये जो एलीट फैमिली है ये अलग हो जाएगी। नॉर्मल, जिनके पास हमने पढ़ा था कि फार्मर्स होते, फार्मर्स की भी कंट्री साइड में 3 कैटेगरीज बनाई गई थी। जिनके पास जमीन बहुत सारी होती है उसको लैंडलॉर्ड बोल दिया गया, उनको जमींदार बोल दिया गया, ठीक है। उनके पास पावर भी है, उनके पास पैसा भी है। फिर एक एवरेज होंगे कि थोड़ी बहुत जमीन है, ठीक है, वो ठीक ठाक से होंगे, एवरेज होंगे फार्मर्स। एक होता है स्लेव्स होते हैं, तो स्लेव्स क्या करेंगे, दूसरों के खेतों में जाकर काम करते थे। इस तरीके से उनको स्लेव्स की कैटेगरी में रखा गया था। अब आगे चलकर यही चीजें ना सोसाइटी में आकर वो कैटेगराइज हो जाएंगी, जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वर्ण सिस्टम आ जाएगा और इस वर्ण सिस्टम में 4 वर्ण बन जाएंगे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आएंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो हम ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे हमें इसकी इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, एक जीता जाता प्रमाण है इसका महाभारत, ठीक है। महाभारत में रीडर को सोसाइटी के हर पहलू से वाकिफ करवाया गया है, चाहे वो फॉरेस्ट ड्वेलर है, चाहे वो राजा है, चाहे वो उसकी रॉयल फैमिलीज हैं, ठीक है, प्रिंस आ गए, प्रिंसेस आ गए, या तो वो हैं, या फिर सोसाइटी के हर कैटेगरी से इसमें उसको डिस्क्राइब किया गया। तो महाभारत एक ऐसा एपिक है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एपिक माना जाता है, लेंथीएस्ट एपिक है महाभारत, ठीक है। जब महाभारत को कंपोज किया गया था तो महाभारत को कंपोज करते टाइम जो है 80,000 इसमें वर्सेसेस थे। तो वर्सेसेस का मतलब क्या होता है, वर्सेसेस का मतलब होता है बच्चे
श्लोक हो गए, छंद हो गए, ठीक है। तो जब इसको कंपोज किया गया था तो इसमें 80,000 वर्सेसेस थे, फिर बाद में ये 1 लाख हो गए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, 1 लाख लिखा है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो है वो मोर देन 1 लाख इसमें वर्सेसेस को इंक्लूड किया गया, मोर देन 1 लाख। तो अभी क्वेश्चन आए तो क्या करोगे, अगर मोर देन 1 लाख लिखा हुआ है तो आप इस पर टिक करोगे, अगर ये नहीं है तो आप इस पर टिक करोगे, ठीक है। तो महाभारत इज अ कॉलेजियल एपिक कंसिस्टिंग over the 10,000 verse 1 lakh verses that depicts wide range of the social categories and situation। अभी जो social categories थी, किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा है, किसी के पास कोई एवरेज है, कोई बहुत गरीब है, social categories बन गई थी, तो इसमें हर चीज का वर्णन मिलता है। इट वॉज कंपोज, हमें पता है कि ये किसने कंपोज किया था, महर्षि वेदव्यास ने, ठीक है। इट वॉज कंपोज ओवर अ पीरियड अबाउट द 1000 years, ठीक है। तो ये जो है वो 1000 years, इट वॉज कंपोज ओवर अ पीरियड, तो ये करीब करीब 1000 ईयर्स पहले लिखा गया था, या फिर हम यूं कहें कि 500 BC ऑनवर्ड्स इसको लिखा जाना शुरू किया था। सो सम ऑफ द स्टोरी इट कंटेन मे हैव बीन सर्कुलेशन इवन द अर्ली। ये दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट एपिक क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें सोसाइटी के हर पहलू से रीडर को वाकिफ कराया गया है कि ना तो फॉरेस्ट ड्वेलर के बारे में ही पूरा का पूरा डिस्क्राइब मिलता है, ना तो राजाओं के बारे में, ना उनके पूरा महाभारत के युद्ध के बारे में बताया गया, कौरव पांडव के बारे में बताया गया, नहीं, रीडर को हर पहलू से वाकिफ करवाया गया है। इसलिए ये जो है करीब करीब इसमें बताया जाता है कि 13,000 पेजेस का ये क्या है, इतना बड़ा एपिक है। 13,000 पेजेस इसमें इंक्लूड किए गए हैं, और इसको बनाने में जो क्रिटिकल एडिशन हम करेंगे, ठीक है, वीएस शुकांतकर का, तब बताया जाएगा कि इसमें 47 ईयर्स लग गए थे इस क्रिटिकल एडिशन महाभारत को कंपोज करने में, पूरे 47 साल लग गए थे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, किनशिप एंड द मैरिज रूल्स की, ठीक है। तो महाभारत में बात कर लिया हमने कि दुनिया का सबसे बड़ा ये लेंथीएस्ट एपिक है, सबसे बड़ा एपिक है ये, इसमें हर चीज का वर्णन मिलता है, साथ साथ में इसमें कितने वर्सेसेस हैं, ठीक है, ये थे पहले कंपोज किया गया तो 80,000 है, कंपोज का नहीं पूछा जाएगा, मोर देन 1 लाख जो है इसमें वर्सेसेस को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, जिसमें हर चीज के बारे में बताया गया, ना सिर्फ कौरव पांडव के बारे में, ना सिर्फ महाभारत युद्ध के बारे में, ना सिर्फ फॉरेस्ट ड्वेलर्स के बारे में, बल्कि हर चीज के बारे में इसमें वर्णन मिलता है, ठीक है। तो महाभारत के बारे में पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरह से सोसाइटी में रूल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये रूल्स कौन बनाएगा, ठीक है, रूल्स कौन बनाएगा, सोसाइटी को, ठीक है, कि राजा गवर्न करता है, ठीक है, एक राजा होता है, उसके हाथ में पावर होती है और वही पूरा देश चलाता है, वही पूरा राज्य चलाता है, लेकिन उसको भी तो कोई किसी रूल से ही तो अपना देश आगे चलाना है ना, अपना राज्य आगे चलाना है। अभी जो रूल्स बनाए जाएंगे सोसाइटी के लिए भी और किंग्स के लिए भी, अब ये रूल्स रेगुलेशंस कौन बनाएंगे, ये बनाएंगे ब्राह्मण, जिसको दर्जा दिया गया था सबसे ऊपर का, ठीक है। अब देखो, किनशिप एंड मैरिज, मेनी रूल्स एंड द वेरिड प्रैक्टिसेस, फाइंडिंग अबाउट द फैमिलीज। तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, वो तो बात की बात है कि वो ब्राह्मण लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम किस में बात करते हैं कि फाइंडिंग अबाउट द फैमिलीज, किस तरह की फैमिलीज का वर्णन इसमें मिलता है। तो फैमिलीज के बारे में बताया गया कि फैमिली आर यूजुअली पार्ट ऑफ द लार्जर नेटवर्क ऑफ द पीपल। फैमिली क्या होती है, देखो, एक, ठीक है, हमारे मम्मी पापा हो गए, हम 2 बहन भाई हो गए, ठीक है, ये हमारी न्यूक्लियर फैमिली है, लेकिन हमारी फैमिली क्या रहा, हमारे रिश्तेदार भी तो होंगे ना, तो वो जो फैमिलीज का ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है किनशिप, ठीक है, वो क्या कहलाता है, किनशिप, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ फैमिली, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ फैमिली। देखो, मेंबर ऑफ फैमिली क्या कहलाता है, मेंबर ऑफ फैमिली क्या कहता है, मतलब मेंबर्स होते हैं, वो मिलकर के एक जगह पे रहते हैं, वो फैमिली कहलाती है, ठीक है, एक ही घर में रहते हैं। लेकिन फैमिली, मेरी फैमिली इधर है, चाचू की फैमिली उधर है, बुआ की फैमिली उधर है, मामू की फैमिली उधर है, अब वो सारी फैमिली मिलकर के क्या बनाती है, वो किनशिप बनाती है। तो ये नेटवर्क ही हो गया ना, हम उनकी कोई फंक्शन में जा रहे हैं, वो हमारे किसी फंक्शन में आ रहे हैं, तो ये नेटवर्किंग बढ़ रही है ना, तो इसी को क्या कहा जाता है, किनशिप, ठीक है, इसी को किनशिप कहा जाता है। तो किनफोक यूज्ड फॉर दीज नेटवर्क ऑफ द रिलेटिव्स, फैमिली टाई ऑफन द रिगार्डेड एज द नेचुरल एंड बेस्ड ऑन द ब्लड। अभी फैमिली किस पर बेस्ड होती है, ब्लड रिलेशन पर। ब्लड रिलेशन क्या होता है, जैसे अगर कोई मेरे रियल ब्रदर सिस्टर है तो वो ब्लड रिलेशन है, यानी कि एक ही माता पिता की संतान है, उसको सिबलिंग कहा जाता है। तो कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि फैमिली वही कहलाती है जिसमें ब्लड रिलेशन होते हैं, ठीक है, और कुछ मानते हैं कि सम सोसाइटीज रिगार्डेड द कजन्स बीइंग, अब जो कजन्स होते हैं ना, देखो, है तो वो भी एक ही एंसेस्टर्स की वो है ना, वो संतान होती है, कि
दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी के 4 बेटे हैं, ठीक है, अब दादाजी के 4 बेटे हैं, अब उनके भी बच्चे हो गए, तो है तो वो एक ही फैमिली के, लेकिन कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि ये फैमिली जो मतलब एक ही, ठीक है, एंसेस्टर की या एक ही पर्सन की, वो इस तरह से उसको कैटेगराइज किया गया, उसकी संतान है, तो कजन्स को कहते हैं कि वो आपके सिबलिंग नहीं है, लेकिन कुछ मानते हैं कि फैमिली में, एक ही फैमिली में होने की वजह से वो आपके सिबलिंग है। तो ये अभी तक इस पर जो है वो बातें चल रही है। तो कजन्स एज बीइंग द ब्लड रिलेशन, लेकिन कुछ मानते हैं कि नहीं, कजन जो है वो ब्लड रिलेशन में नहीं आते हैं। अगर कोई एक ही माता पिता की संतान है, मेरा कोई रियल ब्रदर सिस्टर है, सिर्फ वही फैमिली में काउंट होगा। इसके अलावा अगर मेरे कोई कजन्स हैं, मेरे कोई चाचा का बेटा है या बेटी है या मामा का कोई बच्चे हैं, तो वो मेरे उसमें फैमिली में काउंट नहीं होंगे, वो अलग फैमिली में काउंट होंगे, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है। अब नेक्स्ट आता है कि किनशिप मैरिज रूल्स एंड द वेराइड प्रैक्टिस में आइडियल ऑफ पैटर्लिनी, ठीक है। अब ये पैटर्लिनी का मतलब क्या होता है? पैटर्लिनी का मतलब, जैसे हमने क्या देखा था पिछले वाले चैप्टर में, गहपति वर्ड सुना था, ठीक है, हमने क्या सुना था? गहपति, ठीक है, ये सुना था, गहपति वर्ड सुना था, या इसको गृहपति भी कहते हैं, ठीक है। गृहपति का मतलब होता है हेड ऑफ द फैमिली, क्लियर है। तो हेड ऑफ द फैमिली, तो महाभारत इज द स्टोरी अबाउट द चेंजिंग किनशिप द रिलेशन डिस्क्राइब द। गहपति का मतलब होता है कि हेड ऑफ द फैमिली, मान लीजिए दादाजी हैं, ठीक है, अब दादाजी के एक्सपायर होने के बाद, उनकी डेथ होने के बाद, उनका बेटा जो भी घर का बड़ा होगा उसको ये पोस्ट मिल जाएगी, फिर उसके बाद उसके बेटे को पोस्ट मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया? एक पैटर्लिनी सिस्टम हो गया। जैसे राजा का बेटा, उसकी डेथ के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, उसके बेटा राजा बनेगा। तो जो फादर के वंश को, जो पिता का वंश होता है, उसके वंश को बताने वाला जो भी सिस्टम होता है वो पैटर्लिनी कहलाता है, ठीक है। जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मणगिरी का काम करेगा, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, इस तरह से। खैर वो आज तो नहीं बनेगा, ठीक है, जिसमें जो क्वालिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी, वही राजा बनेगा। महाभारत इज अ स्टोरी अबाउट द चेंजिंग किनशिप रिलेशन। अब ये महाभारत जो है ना, वो किस तरह की एक स्टोरी बताई गई है किनशिप रिलेशंस के ऊपर, यानी कि जो फैमिली का ग्रुप है, उन ग्रुप्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो महाभारत में बताई गई है। कौरव और पांडव, ठीक है, जैसे ये थे। इट डिस्क्राइब अ फ्यूड ओवर अ लैंड पावर बिटवीन द टू ग्रुप्स कजिन्स, ठीक है, जो कौरव और पांडव थे। दे बिलोंग अ सिंगल रूलिंग फैमिली, हालांकि वो एक ही सिंगल फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसका नाम था कुरु फैमिली। वंश एक था ना, कुरु था, ठीक है। अब वो कुरु में कोई भी जो उनके एंसेस्टर थे, अब वो एक था, फिर उसके बच्चे हुए, फिर उसके बच्चे हुए, फिर उसके बच्चे हुए, है तो एक ही फैमिली के ना, एक ही वंश था ना। तो इसमें बताया गया है कि सिंगल रूलिंग फैमिली के थे, उसका नाम क्या था? कुरु, यानी कि ये उनके वंश का नाम था, ठीक है। तो अ लाइनेज डोमिनेटिंग वन ऑफ द जनपदास। अब ये कुरु हमने क्या पढ़ा था, इससे पिछले वाले चैप्टर में जनपद पढ़े थे ना, महाजनपद पढ़े थे ना, उसमें से एक जनपद कौन सा था? कुरु था। ये कुरु की ही डिसेंडेंट है, ये कुरु की ही संतान है, जो आगे चलकर कौरव और पांडव कहलाएगी, ठीक है। सो द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द महाभारत रेनफोर्स द आइडिया ऑफ द पैटर्नी। अब इस महाभारत में क्या बताया गया है? पैटर्नी वाला सिस्टम ही लागू होता था, जिसके बिहाफ पर ये पूरी लड़ाई होती है। देखो रीजन क्या कहलाता है, देखो इनडायरेक्टली क्या बोला गया है कि अगर क्या बोलते हैं, पांडवों के पिता थे जिनका नाम पांडु था, अगर वो जीवित रहता तो उसके हिसाब से युधिष्ठिर को राजा बनना था, लेकिन युधिष्ठिर उस टाइम बहुत छोटे थे जिस टाइम पांडु की डेथ होती है। तो इस सिचुएशन में धृतराष्ट्र को राजा बना दिया जाता है। अब धृतराष्ट्र क्योंकि अंधे थे, राजा बन गए। अब धृतराष्ट्र राजा है तो उसके हिसाब से दुर्योधन कहता है कि मेरे पिता अगर राजा बने हैं, किंग हैं, तो उनके बाद मैं ही तो किंग बनूंगा ना। लेकिन इधर सोसाइटी क्या कहती है कि नहीं, ये जो वो था पोस्ट जो थी वो पांडु की थी, लेकिन उनके ना होने की वजह से और युधिष्ठिर के छोटे होने की वजह से इनको रिप्लेस किया गया, यानी कि धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया। तो सोसाइटी क्या कहती है? सोसाइटी कहती है कि हमें उनको रूलिंग जो है वो देनी चाहिए, रूलिंग कमांड देनी चाहिए। वो कहते हैं कि नहीं, इनको देना चाहिए। तो पूरी लड़ाई किसकी थी? ये सत्ता की लड़ाई थी। एक तरफ तो कहता है कि ठीक है कि थोड़े टाइम के लिए धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया, तो उसके हिसाब से युधिष्ठिर को राजा बनना चाहिए। लेकिन दुर्योधन का मानना क्या था कि मेरे फादर अगर राजा है तो मुझे यहाँ पर राजा बनना चाहिए। और ये पूरा का पूरा जो युद्ध था ये इसी सत्ता के लिए था, इसी सिंहासन को पाने के लिए था, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या कहलाता है? ये पैतलिनी कहलाता है। राजा का बेटा राजा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, इस तरीके से अंडर द। तो पैतलिनी का मतलब समझ में आ गया, जिसमें पापा के वंश को बताया जाता है, फादर के वंश को बताया जाता है, का पता लगाया जाता है, उसको पैतलिनी सिस्टम कहते हैं। अंडर द पैतलिनी सन कुड क्लेम द रिसोर्सेज। अब इस पैतलिनी के हिसाब से सन जो होता है, बेटा जो होता है, वो अपने फादर के पोस्ट को या अपने फादर की जितनी प्रॉपर्टी होती है, कुछ भी XYZ उसके अंडर में होता है, उसको क्लेम कर सकता है कि उनके बाद उसका ही ये सारा कुछ होगा।
यही तो होता है ना हमारी इंडियन सोसाइटी में भी, कि फादर की डेथ के बाद ठीक है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो 4 भागों में बट जाती है। अगर उसके 4 बेटे हैं तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अगर एक बेटा है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, पैटर्लिनियस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि रूल्स ऑफ द मैरिजेस, तो पैटर्लिनी सिस्टम समझ में आ गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसकी, मैट्रिलिनी की, तो मैट्रिलिनी में क्या होता है, पैटर्लिनी सिस्टम को ऋग्वेद में भी कंपोज किया गया है। इट इज एविडेंट द मंत्रास इन रिचुअल टेक्स्ट सच एज द ऋग्वेदा। पैटर्लिनी का मतलब पापा की तरफ का जो वंश है, ठीक है, उसको कि पापा के बाद, उसकी डेथ के बाद उसका बेटा ही सारी प्रॉपर्टी का मालिक होगा। तो इस बात को ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है। अगर मैं बात करूं किसकी, मैत्रिनी की, मैत्रिनी में बताया जाता है, मैत्रिनी में क्या बताया जाता है कि मदर के वंश को जो बताता है वो सिस्टम क्या कहलाता है, मैत्रिनी कहलाता है। ठीक है, फादर के वंश को बताने वाला पैटर्लिनी सिस्टम और मदर के वंश को बताने वाला मैत्रिनी सिस्टम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट कहता है कि किनशिप कास्ट, किनशिप एंड द मैरिज, मेनी रूल्स एंड द वेराइड प्रैक्टिस ऑफ द मैरिज ऑफ रूल। अब देखो मैरिज बहुत तरह की होती है। ठीक है, हालांकि तुमने तो अभी हम तो अभी 2 ही तरह की मैरिज जानते हैं, एक लव मैरिज होती है, एक अरेंज मैरिज होती है, लेकिन एक्चुअल में 8 टाइप्स की मैरिज होती है। कितनी टाइप की? 8 टाइप की मैरिज होती है। ठीक है, 8 टाइप की मैरिज होती है। अब वो 8 टाइप की मैरिज कौन कौन सी होती है, जिसमें से 4 को गुड में कंसिडर किया गया है, 4 को बैड में कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो गुड और बैड हो गई, ये 4 हो गई आपकी। तो कुछ इसमें मैरिज के रूल्स बताए गए हैं कि देखो, सन वर इंपॉर्टेंट फॉर द, जब भी ये बड़े बड़े राजा महाराजा जो हवन यज्ञ करते थे ना, तो हवन यज्ञ करते समय ये सिर्फ 2 ही चीजों की कामना किया करते थे, प्रेयर किया करते थे। हे भगवान मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, हे भगवान मुझे बहुत सारे घोड़े प्रदान कर दें, क्योंकि घोड़े उनकी सेना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और पुत्र उनका वंश लाने के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता था। तो इन दोनों चीजों की ही कामना किया करते। ठीक है, तो डॉटर्स को बिल्कुल भी ये राइट नहीं था कि वो अपने फादर की प्रॉपर्टी पर कोई क्लेम कर सके, क्योंकि माना जाता था सोसाइटी में कि फादर की प्रॉपर्टी का जो क्लेम कर सकता है वो सिर्फ बेटा ही करेगा, क्योंकि बेटी तो अपना शादी करके ससुराल चली जाएगी, तो उसको अपने फादर की प्रॉपर्टी से क्या लेना देना। उसका घर वो है, वो चाहे अपने घर में कुछ भी करे, तो बेटी को कोई भी राइट नहीं था। ठीक है, तो daughters had no claim their resources of the household, marrying with into the family outside the king was considerable desire। अब देखो क्या कहता है, ये कहता है marrying them into a families outside the king was considerable desirable। ठीक है, अब जो शादी यूनिट से बाहर होती है, ठीक है, जो शादी यूनिट से बाहर होती है उसको क्या कहा जाता है, एक्सोगैमी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, एक्सोगैमी कहा जाता है। एक्सोगैमी का मतलब होता है यूनिट से बाहर की गई शादी को। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोगैमी। इसके अलावा यहां पर एक वर्ड और आता है, एंडोगैमी वर्ड आता है, मतलब एंडोगैमी। तो ये इसका ऑपोजिट है, विद इन द यूनिट। ठीक है, क्या आता है, विद इन द यूनिट, यानी कि यूनिट के अंदर की गई शादी को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है एंडोगैमी। क्या कहा जाता है, एंडोगैमी। मतलब कि ये कि जैसे देखो सिंपल सी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो एक्सोगैमी होता है जो यूनिट के बाहर शादी की गई हो। अब जैसे लव मैरिज हो गई, ठीक है, लड़का लड़की दोनों अलग अलग कास्ट के हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली, ठीक है, अब वो एक्सोगैमी हो गई, यूनिट से बाहर हो गई। एक होता है यूनिट के अंदर ही अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव या अपने जान पहचान वालों के बीच में शादी कर ली, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एंडोगैमी। 2 तरह की शादी समझ में आ गई। फिर एक होता है आपका गंधर्व विवाह होता है, ठीक है, एक आपका होता है राक्षसी विवाह होता है, जिसमें एक राजा होता है अटैक करके दूसरे राज्य को जीत लेता है, तो उसकी बहू बेटियों को अपने साथ ले आता है, फिर उनको बंदी बना करके अपने महल में रखता है। वो शादी क्या होगी, उसको बैड में कंसिडर किया जाता है। एक जबरदस्ती छीन करके कि जबरदस्ती उसको किडनैप करके वापस अपने घर में रखा जाता है, एक उसको बैड में कंसिडर किया गया। राक्षसी विवाह जैसे हिडिंबा ने भीम के साथ किया था, ठीक है, एक वो भी वो हो गया। मतलब अगर ठीक है लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, अब दोनों की शादी अपनी मर्जी से हो रही है तो ठीक है, एक डिजायरेबल कहा जा सकता है, लेकिन सोसाइटी के प्रोस्पेक्टिव से सोचे तो ये अनडिजायरेबल है। ठीक है, तो अब देखो गर्ल्स एंड विमेन who belong to a high status were ensured that they would get married at the right time and to the right person। अब जो गर्ल्स और जो विमेन होती थी जो एलीट फैमिली से बिलोंग करती थी, मतलब जो हाई स्टेटस से बिलोंग करती थी, जैसे राजा की कोई बेटी होगी, राजकुमारी हो गई, अब उनको तो ये राइट था कि राजा ने जब उनकी एज हो जाती थी तो एक स्वयंवर जो है वो
ऑर्गेनाइज करवा दिया जाता था, ठीक है। ऑर्गेनाइज करवाने के बाद में क्या किया जाता था कि लड़की अपनी मर्जी से क्या करती थी, शादी करती थी, ठीक है। गर्ल्स एंड वुमेन हु बिलोंग टू हाई स्टेटस वर एंश्योर्ड दैट दे वुड गेट मैरिड एट द राइट टाइम एंड द राइट पर्सन। तो ये उनकी अपनी मर्जी होती थी कि जब उनकी एज हो जाती कि हाँ भाई अब वो शादी करने के लिए तैयार है, तो उसके पापा स्वयंवर रचा देते थे, और स्वयंवर में जो भी जो टास्क रखा जाता था, जो उसको कंप्लीट कर देता था, उसके गले में वरमाला डाल दी जाती थी, ठीक है। और इस तरीके से, या फिर लड़की अपना हाथ में माला लेकर चलती थी, जो भी उसको बहुत सुंदर सा, बहुत ही अच्छा, योग्य, उसके लायक हो, उसके गले में माला डालकर उसकी शादी हो जाती थी। तो ये जो सिस्टम था स्वयंवर वाला, ये सिर्फ एलीट फैमिली तक ही सीमित था। ऑर्डिनरी पीपल के बस की बात नहीं थी, और ना ही इनको कंडक्ट करवाते थे। इतने बड़े बड़े स्वयंवर कंडक्ट कराने के लिए भी बहुत पैसा खर्च होता है, ठीक है ना। तो जो ऑर्डिनरी फैमिली होती थी, जो साधारण परिवार होते थे, उसमें मम्मी पापा की मर्जी चलती थी। मम्मी पापा उसके लिए कोई योग्य वर ढूंढते थे, ठीक है, लड़का ढूंढते थे कि भाई तुम्हें इसे शादी करनी है। लड़की चुपचाप से गर्दन झुका करके ओके जी, यस जी, ठीक है, तो वो शादी कर देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से 500 BC these norms were compiled as संस्कृत। अब ये जितने भी शादी के नॉर्म्स बनाए गए हैं ना, शादी के या सोसाइटी में जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे, 500 फ्रॉम द 500 BCE these norms were compiled in संस्कृत टेक्स्ट नोन एज द। ये जितने भी शादी के नियम बताए गए ना, ये धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में बताया गया है। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र लिखने वाले कौन थे? ब्राह्मण थे। तो दोनों एक ही बुक के नाम है। धर्म सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? नियम होते हैं, कानून होते हैं। तो इन्हीं नियम और कानून को एक बुक में लिखा जाएगा जिसका नाम है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ सच वर्क्स द मनुस्मृति वॉज कंपाइल्ड बिटवीन द। अब ये मनुस्मृति को कब लिखा गया? मनुस्मृति क्या होते हैं? एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन लगा लीजिए पहले का, ठीक है। आज के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हो, उसी तरह के सोसाइटी में जितने भी रूल रेगुलेशंस बनेंगे वो मनुस्मृति में कंपाइल की मतलब मेंशन होंगे। और मनुस्मृति को कंपाइल कब किया गया था? 200 BCE टू 200 CE में, ठीक है। तो इसको डेट को जरूर याद रखना है आपको, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, गोत्र ऑफ वुमेन। अब बात करते हैं किसकी? गोत्र की। यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है, कि गोत्र राइट अबाउट द शॉर्ट या फिर शॉर्ट नोट लिखना है आपको गोत्र के बारे में, तो कैसे लिखोगे? ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फ्रॉम द 1000 BCE ऑनवर्ड्स पीपल स्पेशली ब्राह्मणास वर क्लासिफाइड इन द टर्म ऑफ गोत्रा, ठीक है। क्या बताया गया है कि 1000 BCE ऑनवर्ड्स, यानी कि जब 1000 BCE के बाद से पीपल स्पेशली मतलब स्पेशली बताया गया है, ब्राह्मणों ने एक गोत्र सिस्टम चलाया, ठीक है। वर क्लासिफाइड इन द टर्म ऑफ द गोत्र, एक गोत्र सिस्टम चलाया। अब ये गोत्र क्या होते हैं? गोत्र होता है ईच गोत्र वाज नेम्ड द वैदिक सीर। वैदिक सीर का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, सेज हो गया, मतलब हमारे कोई बहुत बहुत पहले एंसेस्टर रहे होंगे ना, एक रहे होंगे ना। जैसे मान लीजिए महर्षि विश्वामित्र थे, या फिर गुरु वशिष्ठ थे, या फिर कोई और बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि मुनि थे। उन्हीं की संतान जो है वो आज तक चलती आ रही है। तो वो पहले वाले थे, गुरु वशिष्ठ थे या महर्षि वाल्मीकि थे या कौन थे, तो अपने नाम के आगे जो पीछे हम ये लगाते हैं ना, अपना गोत्र लगाते हैं कि मेरा गोत्र वाल्मीकि है, मेरा गोत्र वशिष्ठ है, मेरा गोत्र ये है वो है। तो ये वही वैदिक सीरत जो सबसे पहले एक ऋषि मुनि के नाम पर जो चलते आ रहे हैं, डिसेंडेंट चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? उसी के नाम पर ये गोत्र चलते हैं। ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम गोत्र। अब अगर मान लो शादी की बात चलती है, आपने भी देखा होगा कि घरों में बात चलती है, जब शादी का डिसीजन लिया जाता है तो पहले गोत्र मैच किए जाते हैं कि लड़का लड़की के गोत्र बताओ जरा, कि ठीक है मैच कर रहे हैं तो वो शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहन भाई बन जाते हैं। माना जाता है कि वो एक ही एंसेस्टर की संतान है, तो एक ही उनका कुल वंश जो भी है एक ही है, तो दोनों शादी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर दोनों का गोत्र नहीं मिला तो शादी उसकी हो जाएगी, ठीक है। तो 2 रूल्स बताए गए हैं गोत्र के। एक तो ये कि जब भी लड़का लड़की की शादी होती है तो उस सिचुएशन में वुमेन को शादी के दौरान अपना फादर का जो गोत्र होता है वो गिव अप करना होता है, छोड़ देना होता है, और अपने हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करना होता है। रूल नंबर 2, सेम गोत्र में वो शादी नहीं कर सकते। तो 2 रूल बताए गए हैं। एक तो शादी के दौरान लड़की अपना फादर का गोत्र गिव अप करेगी, अपने हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करेगी। रूल नंबर 2, शादी एक ही गोत्र में नहीं हो सकती। अगर लड़का लड़की का गोत्र मैच हो जाता है तो वो शादी नहीं करेंगे, दोनों के गोत्र अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द मदर। तो इसमें हम चर्चा करते हैं कि मदर की इंपॉर्टेंस क्या थी, ठीक है। सोसाइटी में जब हम देख रहे हैं, हमने अभी देख लिया कि शादी के रूल्स वगैरह पढ़ लिए हैं, ठीक है। उसके बिहाफ पर बेटी जो होती है कि वो अपने फादर की प्रॉपर्टी पर कोई क्लेम नहीं कर सकती है। अब ठीक है, हमने बच्चों के बारे में पढ़ लिया, हमने पिता के बारे में पढ़ लिया, हमने गोत्र के बारे में पढ़ लिया, लेकिन व्हाट अबाउट विमेन्स, व्हाट अबाउट मदर? तो मदर की क्या इंपॉर्टेंस थी सोसाइटी में, यहाँ पर देखेंगे।
सातवाहन रूलर जो थे, सातवाहन रूलर क्या थे? सातवाहन रूलर वर आइडेंटिफाइड थ्रू द मैट्रोमोनिक्स। देखो बच्चे, पैट्रिलिनी मैट्रिलिनी ये दो टर्म अलग है, और ये जो मैट्रोनिमिक्स है बच्चे ये अलग है। ठीक है, अब ये मैट्रोनिमिक्स क्या होता है, ध्यान से सुनना। वो चीज अलग है कि जो माता के वंश का, जो माता के वंश के बारे में बताता है कि ये माता का वंश बताओ कौन सा है, तो जो वो वाला सिस्टम चलता है कि माता के बेस पर जो सिस्टम चल रहा है उसको मैत्रिलिनी बोलते हैं, और पापा के बेस पर जो चल रहा है उसको पैट्रिलिनी बोलते हैं। ये दो टर्म को अलग रखना है। लेकिन मैट्रोनिमिक्स क्या होता है? मैट्रोनिमिक्स होता है द नेम डिराइव्ड फ्रॉम द मदर, जो माँ के नाम से इमर्ज हुआ है जो नाम। फॉर एग्जाम्पल गौतमी पुत्र शातकर्णी। ठीक है, एक नाम बताती हूं, जैसे एक राजा थे सातवाहन डायनेस्टी के जिसका नाम था गौतमी पुत्र शातकर्णी। ठीक है, अब ये जो शातकर्णी था ये तो एक राजा का नाम था, गौतमी पुत्र क्या था? गौतमी, गौतमी उनकी मदर का नाम था। तो इन्होंने, इस राजा ने अपने नाम के आगे गौतमी लगाया, गौतमी पुत्र यानी कि गौतमी का पुत्र है शातकर्णी। ठीक है, तो इससे क्या शो हो रहा है कि मदर की इंपॉर्टेंस थी, लेकिन ये तो सिर्फ नाम के पर्सपेक्टिव से कि वो नाम के लिए सिर्फ अपनी मदर का नाम आगे लगा रहा है। तो इस वाले सिस्टम को क्या कहते हैं? इस सिस्टम को कहते हैं मैट्रोनिमिक्स। ठीक है, मैट्रोनिमिक्स। लेकिन अगर बात करें किसकी? सिंहासन की। ठीक है, सिंहासन इन द सेंस कि राजा का बेटा ही राजा होगा, तो वहां पर पैट्रिलिनी सिस्टम लागू किया जाता था। यहां पर क्या लिखा है? दिस प्रैक्टिस रिफ्लेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ द मैत्रिलिनी। ठीक है, इससे क्या बनता है कि ये मैत्रिलिनी जो है यानी कि माता के वंश को बता रहा है कि किस तरह से मदर की इंपॉर्टेंस थी, और माता का वंश क्या था? माता का वंश यहां से पता चल रहा है ना कि गौतमी पुत्र शातकर्णी, यानी कि ये माता के वंश के बारे में, उसके पीछे की डिसेंडेंट, उसकी हिस्ट्री के बारे में बता रहा है। तो एक तरह से उसको शो करना, दुनिया को बताना, सोसाइटी को बताना कि देखो मदर के नाम से उनका नाम चल रहा है। तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? उस सिस्टम को बोलेंगे मैत्रिनी। और अपने नाम के आगे जो ये वाला नाम लगाते हैं, अपनी मदर का नाम लगाते हैं, इस नाम को लगाने वाले सिस्टम को मैट्रोनिमिक्स कहा जाता है। हाउएवर द सक्सेशन ऑफ द थ्रोन वाज जनरली पैट्रिलिनियल। लेकिन अगर बात आती है किसकी? राजा के सिंहासन को एक्वायर करने की, तो राजा का बेटा राजा होगा। दोनों तरफ बात कर दी है। अगर प्रॉपर्टी के बिहाफ पर बात करें तो वो मैट्रिलिनी सिस्टम लागू करेंगे। ठीक है, मैत्रिलिनी सिस्टम से चलेंगे। और अगर मदर के रिस्पेक्ट की बात करें या मदर के मान सम्मान की बात करें तो उसमें मैट्रोनिमिक्स यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर? तो ये था महाभारत और मैरिजेस रूल्स। ठीक है, रूल्स ऑफ मैरिज। तो आई होप यहाँ पर सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपका भी सपना है अपने बोर्ड एग्जाम प्लस CUET में अच्छा स्कोर करने का, तो आप हमारे इस CUET, ठीक है, प्लस में बोर्ड एग्जाम, तो इन दोनों की प्रिपरेशन के लिए आप हमारा बैच यूज कर सकते हैं। आप हमारा बैच को फटाफट से एनरोल कर लीजिए, जिसका नाम है समर्थ बैच। इस समर्थ बैच में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF, मॉक टेस्ट, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, बहुत सारा आपको स्टडी मटेरियल मिलता है। तो आप चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस के, किसी भी स्ट्रीम्स के हैं, तो आप अपनी स्ट्रीम के हिसाब से आप अपने समर्थ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अपने नियर डियर को भी बता देना, चाहे वो कॉमर्स का है चाहे वो साइंस का है, तो वो भी इस समर्थ बैच में एनरोल कर सकता है। जितना जल्दी आप इन बैचेस में एनरोल करोगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस जो है वो इसके ऑलरेडी क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी है। कब से? 15 जुलाई से। ठीक है, अभी ये चल रहा है। तो काफी सारे बच्चे इसमें एनरोल कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि अभी आने वाले टाइम में आपका CUET का एग्जाम जो है वो कब हो रहा है? आपका CUET का एग्जाम इस बार मई में हो जाएगा। ठीक है, ऐसी नोटिफिकेशन आई थी, तो ये मई में होने की पूरी उम्मीद है। और अप्रैल में आपके बोर्ड के एग्जाम खत्म है। अब ये सोचो अप्रैल से मई कितना टाइम मिलेगा? हार्डली 20-25 दिन मिलेंगे। तो 20-25 दिन में बच्चे CUET की तैयारी नहीं हो सकती अच्छी। खासकर आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी? GT इंग्लिश में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको इसी के लिए जल्दी से जल्दी बैच को एनरोल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। तो आपके डोमेन सब्जेक्ट के साथ साथ में आपको GT इंग्लिश की क्लासेस भी दी जा रही हैं। तो इसके लिए ये समर्थ बैच है, जाकर के जल्दी से एनरोल कीजिए। जितना जल्दी आप सिलेबस कवर करोगे, खत्म करोगे, उतनी जल्दी हमें रिवीजन का एक अच्छा खासा मौका मिल जाएगा। ठीक है, और आप जितना अच्छा रिवीजन करके जाएंगे उस हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे, और जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उसी के हिसाब से आपके बोर्ड एग्जाम प्लस आपके CUET में बेस्ट स्कोर के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो बच्चे कहीं ना कहीं ये सपना पूरा हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के बेस पर। जितनी अच्छी नॉलेज उतने अच्छा स्कोर, जितना अच्छा स्कोर उतना ही अच्छा आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिलेगा। क्लियर है? इसके अलावा अगर आप CUET की अभी तैयारी नहीं करना चाहते हो, सिर्फ आप अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो उसके लिए स्पार्क बैच है।
आर्ट्स कॉमर्स साइंस के लिए, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी कोर्स को परचेज करने पर आपको कूपन कोड दिया जा रहा है, कूपन कोड है Y489, इसको लगा करके आपको पूरा 17% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं लगाओगे तो फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। अब ये इसको लगाना कैसे है, कैसे आपको डिस्काउंट मिलेगा, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम और प्लस आपके CUT एग्जाम तक बना रहेगा। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के लिए स्पेशली ये चैनल बनाया गया है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा, शेयर ज्यादा शेयर कीजिएगा, और लाइक तो जरूर ही कीजिएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि बैच को एनरोल कैसे करना है। बैच में एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पर, ठीक है। अगर आपने अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट से डाउनलोड कर लेंगे, और अगर नहीं किया है तो डायरेक्ट आप गूगल पर जाकर भी अड्डा 24/7 टाइप कर सकते हैं। अगर आप क्लास 12 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्कूल 12 पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पर जाओगे तो यहाँ पर CUT प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों की आप तैयारी करोगे। यहाँ पर क्लिक किया आपने, CUT पर क्लिक किया, ये महापैक है, साइंस का है, कॉमर्स का है और ये आर्ट्स का है। अगर आप महापैक लेना चाहते हो तो महापैक में आपके पूरे 13 मंथ्स की वैलिडिटी होगी, जिसमें आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। और अगर आप स्पेशली जो है वो 12 मंथ या 9 मंथ की वैलिडिटी के लिए आप जो कोर्स पाना चाहते हैं, वो हमारा आर्ट्स का कोर्स है, ठीक है। आर्ट्स के कोर्स पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। ऑल कोर्सेज पर जाएंगे, CUT अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पर जाएंगे, CUT पे क्लिक करेंगे, ये आर्ट्स का है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया वैसे आपके पास ये समर्थ बैच आ जाएगा। यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम प्लस CUT दोनों की तैयारी करवाई जा रही है। इसको बाय करने के लिए आपसे कूपन कोड पूछेगा। ये कूपन कोड क्या लगाना है, कूपन कोड लगाना है Y489, ये कूपन कोड लगाना है, ठीक है, Y489। इसको अप्लाई किया, जैसे आप इसको अप्लाई करोगे वैसे ही देखिए आपके पास ये कोर्स कितने का रह जाता है। ये कोर्स रह जाता है आपके पास 8714 का, जो कि आप मंथली आप देखोगे कि आपके जो ऑफलाइन ट्यूशंस होते हैं उनसे भी बहुत ही कम का ये पड़ रहा है। तो अपने पैसों को भी बचाओ, अपना जो भी आपका ड्रीम है उसको भी आप फुलफिल कर सकते हो, एक अच्छी रिवीजन लेकर जा सकते हो। जितना जल्दी एनरोल करोगे रिवीजन उतनी अच्छी होगी। क्लियर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।